हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आर्म्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे नीट 60 डेज जो अपना रिवीजन चल रहा है। रिवीजन प्लान में फर्स्ट टॉपिक हम देखेंगे इलेक्ट्रो एफिनिटी। इससे जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था रेडियस के बारे में और आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं और कहाँ कहाँ एक्सेप्शन, जैसे डी ब्लॉक में मिल गया, लेंथेनोड कॉन्ट्रैक्शन का मिल गया, एक्टेनोड कॉन्ट्रैक्शन का मिल गया, या ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। तो उन पे क्या क्या क्वेश्चन आते हैं वो आप देखोगे तभी क्लियर होगा। तो वो सारा मैंने बताया उसमें, तो उसको ध्यान रखिए। और जो भी अपने ये 60 डेज़ में 60 टॉपिक्स जो है वो ये मैं पिछली क्लास में बोला, फिर से बोल रहा हूँ कि ये वो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिनमें से क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। अब आप उसको कितना अच्छे से तैयार करते हो, यहाँ आपको टॉपिक बहुत अच्छे से बताया जा रहा है। अब उस पर आप प्रैक्टिस कितनी करते हो, ज़्यादा करो ना करो, बट एक एडवाइस बोलते हैं लास्ट में कम से कम हमारे पास प्रीवियस ईयर के नीट के या जेई मेंस वाले जो क्वेश्चन है उतना अगर हम निकाल लेंगे टॉपिक को समझ के, तो मैं आपको 100% कहता हूँ केमिस्ट्री में एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड टॉपिक, सेकंड लेक्चर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? सिंपल मीनिंग ये है, एफिनिटी मतलब होता है अट्रैक्शन। किसका अट्रैक्शन? इलेक्ट्रॉन का। अगर कोई भी एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लेने पर स्टेबल हो जाए, जैसे आपको पता होगा फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2, 2s2, 2p5। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये क्या बनाएगा? F माइनस। ये बनाते ही इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2s2, 2p6। S भी फुलफिल्ड, P भी फुलफिल्ड। तो जब S और P फुलफिल्ड होगा मतलब वो स्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबल होने के लिए उसको क्या लेना पड़ा? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन के लिए जो अट्रैक्शन है उस अट्रैक्शन को ही हम क्या बोलते हैं? एफिनिटी। और इस प्रोसेस में प्रोडक्ट स्टेबल होता है, स्टेबल होगा तो वो एनर्जी रिलीज करेगा। वो जो एनर्जी रिलीज करेगा उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। या हम बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट की जो भी एनर्जी है और रिएक्टेंट की एनर्जी में जो चेंज है, चेंज इन एंथैल्पी इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जनरली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव में मिलता है, इसलिए मैंने ये बोला कि ये प्रोसेस जो है वो कौन सा होगा? एक्सोथर्मिक। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एक सिंपल डेफिनेशन बोलते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द वैलेंस शेल ऑफ आइसोलेटेड गैस एटम। एटम किसी से अटैच नहीं होना चाहिए, अकेला होना चाहिए, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड गैस एटम जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो इलेक्ट्रॉन की जो ज़रूरत है, मतलब जो अट्रैक्शन है, ज़रूरत जहाँ होगी वहाँ क्या होगा? अट्रैक्शन। तो ये जो अट्रैक्शन है इसको तो हम बोलते हैं एफिनिटी। और जब ये इलेक्ट्रॉन लेने पर स्टेबल हो रहा है तो प्रोडक्ट की एनर्जी और रिएक्टेंट की एनर्जी में जो चेंज है, चेंज इन एंथैल्पी इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मैक्सिमम एलिमेंट में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड होना, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है एक्सोथर्मिक। हाँ, फर्स्ट के बाद सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट के बाद में सारे प्रोसेस एंडोथर्मिक होंगे, बट फर्स्ट जो होगा वो क्या होगा? एक्सोथर्मिक। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन है इसको तो बोलते हैं एफिनिटी, और उस दौरान जो एनर्जी में चेंज हुआ है उसको बोलते हैं एंथैल्पी। अब इसमें ये पॉइंट भी कि जो मैंने अभी बोला, क्या जैसे ऑक्सीजन है, मालूम ऑक्सीजन आइसोलेटेड गैसेस एटम है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लिया, ऑक्सीजन ने बनाया O माइनस। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, अब आपको पता है ऑक्सीजन जो है वो अगर एक इलेक्ट्रॉन और लेता है, O-2 जब बनाएगा तो यहां इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 2s2, 2p6, और ये स्टेबल होना चाहेगा। तो ये जो प्रोसेस है सेकंड इलेक्ट्रॉन लेने पर, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन लेने पर जो एंथैल्पी होगी वो होगी सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बट सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो मिलती है वो क्या मिलती है? पॉजिटिव। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो क्या मिलती है? नेगेटिव। तो मैं आपको यही बोल रहा हूं कि कोई भी एलिमेंट फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लेगा
तो वो प्रोसेस होगा एक्सोथर्मिक। फर्स्ट के बाद में सेकेंड थर्ड कितने भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो सारे होंगे एंडोथर्मिक, बिकॉज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लेते ही ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव आया है, मतलब इस ऑक्सीजन की सरफेस पर नेगेटिव चार्ज है, और जो हम गेन कर रहे हैं वो भी इलेक्ट्रॉन है, उस पर भी चार्ज नेगेटिव है। तो नेगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, रिपल्शन, वो रिपल्शन ज़्यादा डोमिनेट हो जाएगा एज कंपेयर टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फिगरेशन, और जब रिपल्शन होता है तो वो प्रोसेस होगा एंडोथर्मिक। इसलिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बाद में सारे प्रोसेस जो होंगे वो क्या होंगे, एंडोथर्मिक। ओके, जैसे अगर मान लो मेरे को बोला जाए n-3 बन रहा है, C-4 बन रहा है, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन, तो इन सभी का रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आएगी वो किस में आएगी, पॉजिटिव। जैसे नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन लिए तो फर्स्ट वाला हो सकता है, वैसे नाइट्रोजन वाले केस में तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या आएगी, पॉजिटिव, क्योंकि वो नाइट्रोजन हाफ फील्ड में स्टेबल रहता है। ओके, तो बात ये कि फर्स्ट के बाद सेकेंड थर्ड फोर्थ वो सारे प्रोसेस क्या होंगे, एंडोथर्मिक। तो टोटल अगर मिलाकर भी बोला जाए, टोटल नेट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जैसे अभी कार्बन है तो कार्बन में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड किया C-1, सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड किया C-2, थर्ड इलेक्ट्रॉन ऐड किया C-3 एंड फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऐड किया C-4। तो हो सकता है फर्स्ट प्रोसेस जो है वो एक्सोथर्मिक हो, बट सेकेंड थर्ड फोर्थ तीनों जो है वो क्या होंगे, एंडोथर्मिक। तो जो रिजल्टेंट डेल्टा एच रहेगा वो जो आएगा वो किस में आएगा, पॉजिटिव में। इसलिए मैंने बोला n-3 और C-4 के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किस में आता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव में आना नहीं चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितना ज़्यादा नेगेटिव में होगा, नेगेटिव में उसका अट्रैक्शन पावर उतना ही हाई होगा। ओके, नेक्स्ट, इनको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो देखो अट्रैक्शन है, तो अट्रैक्शन अगर हम पीरियोडिक टेबल में टॉप से बॉटम जाएंगे, तो क्या इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ शेल, तो क्या इंक्रीज होगा, रेडियस, और रेडियस इंक्रीज होगा तो अट्रैक्शन क्या होगा, डिक्रीज। अट्रैक्शन ही तो क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो अट्रैक्शन कम होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगा, डिक्रीज। दिमाग में सर एग्जाम्पल बताओ, तो एग्जाम्पल तो भरे पड़े, आप एग्जाम्पल ले सकते हो कौन सा, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन टू आयोडीन जा रहे हो तो नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ेगा तो आप खुद सोचो, ये न्यूक्लियस है ना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़ा है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़ा है, सेकंड थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट। अब मान लो मैं कोई इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूँ, तो क्लोरीन में मैं इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूँ थर्ड ऑर्बिट में, है ना, अगर क्लोरीन में मैं ऐड करता हूँ थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, ब्रोमीन में ऐड करूँगा मैं फोर्थ ऑर्बिट में, और आयोडीन में मैं ऐड करूँगा मान लो सिक्स्थ ऑर्बिट में, आयोडीन फिफ्थ ऑर्बिट में। तो जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास में होगा उसका अट्रैक्शन क्या होगा, हाई होगा। जितना दूर होगा डिस्टेंस बढ़ेगी, दूरियां बढ़ेगी तो अट्रैक्शन कम होता है। इसलिए अट्रैक्शन सबसे कम किसका होगा, आयोडीन, सबसे ज़्यादा किसका होगा, क्लोरीन। तो टॉप से बॉटम जाने पर साइज बढ़ने के साथ अट्रैक्शन कम होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी डिक्रीज होगा। ओके, क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये और भी जगह ध्यान रख सकते हो आप, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलिनियम, टॉप टू बॉटम गए, नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा तो अट्रैक्शन डिक्रीज, तो अट्रैक्शन डिक्रीज हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी डिक्रीज, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलिनियम। ओके, नेक्स्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव, और जेड इफेक्टिव अगर इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, तो अट्रैक्शन अगर हाई है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा तो वो ज़्यादा एनर्जी इमिट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जेड इफेक्टिव के साथ ये अट्रैक्शन बढ़ेगा,
एट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव होगा, मोर नेगेटिव। अब दिमाग में सर एग्जाम्पल बताओ, तो एग्जाम्पल आपके सामने है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। लेफ्ट राइट पीरियड में जाओगे तो जेफ बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ेगा। फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन, लेफ्ट टू राइट गए तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होगा। ओके क्लोरीन का तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम नेगेटिव, मैक्सिमम एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होती है? क्लोरीन की। इलेक्ट्रॉन के लिए जो अट्रैक्शन है वो मैक्सिमम किसका होता है? क्लोरीन का, पूरे पीरियोडिक टेबल में। ओके स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीट फील्ड एंड हाफ फील्ड। अब कोई एलिमेंट जो है वो पहले से स्टेबल है, जैसे अब नियॉन है, वो नियॉन पहले से ही 1s2 2s2 2p6, जैसे अभी तुम हो, मान लो तुम पहले से ही अगर सेलेक्ट हो तो क्या नेक्स्ट ईयर नीट का एग्जाम देना चाहोगे तैयारी करने के साथ? शायद मेरे हिसाब से नहीं देना चाहोगे, क्योंकि वापस मेहनत करना, वापस सभी लोगों को देखना कि रोज़ के आके ज्ञान सुनना टीचर से, या जो भी टॉपर्स होते हैं उनके ज्ञान सुनना, तो वही बात है, सबसे ज्ञान सुना हार्ड लगता है। तो जो सेलेक्ट हो जाएगा वो पहले से स्टेबल है तो वो फिर सिलेक्शन के लिए, या मतलब नीट के एग्ज़ाम फॉर्म के लिए उसका अट्रैक्शन 0 लगभग। तो बस वही बात है, नियॉन पहले से स्टेबल है, अगर तुम इलेक्ट्रॉन दोगे तो स्टेबल वाला इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन शो नहीं करेगा, तो इसका अट्रैक्शन जो है इलेक्ट्रो एफिनिटी वो ऑलमोस्ट क्या होगी? 0। बट अगर फिर भी ज़बरदस्ती आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो अगर इसने नियॉन माइनस बनाता है तो वहाँ पे एनर्जी आपको देनी पड़ जाएगी। तो ऐसी टाइम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी? एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब दिमाग में आया कि सर क्या कोई एग्जांपल दे सकते हो जहाँ पे ऐसा कुछ रहता है? तो एक तो मैंने आपको दे दिया, नियॉन जो स्टेबल है, इनर्ट गैस है, जितनी भी इनर्ट गैस है सभी स्टेबल है, तो अगर उसमें आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो लगभग 0 होगा, और अगर फिर भी आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो आपको एनर्जी देना पड़ेगा। मतलब सारे प्रोसेस हमेशा किस में बोलेंगे? पॉजिटिव में, मतलब उनमें एनर्जी देनी पड़ेगी, तो वो एंडोथर्मिक प्रोसेस मिलेंगी। ओके अब इसमें जैसे अगर मैं सेकंड पीरियड की बात करता हूँ, सेकंड पीरियड में कौन कौन स्टेबल होता है वो बताता हूँ मैं आपको। एक तो नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3 हाफ फील्ड रहता है, तो हाफ फील्ड वाले को अगर आप इलेक्ट्रॉन दोगे तो वहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मिला था पॉजिटिव में, इसका भी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव मिला था एंडोथर्मिक। बेरिलियम जो है, बेरिलियम में भी 1s2 और 2s2 एस फुल फील्ड, इसको भी इलेक्ट्रॉन जब दिया गया था तो वहाँ पर भी प्रोसेस जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव मिला था। और नियॉन तो मैंने आपको अभी बोला ही था, नियॉन तो फुल फील्ड है, हाईली स्टेबल, तो इसका तो इलेक्ट्रॉन के लिए कोई अट्रैक्शन नहीं होगा, 0 होगा ऑलमोस्ट। तो हमें वहाँ अगर इलेक्ट्रॉन ने ऐड किया तो हमें एनर्जी बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी, ऑलमोस्ट शायद ऐसा रहता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो एनसीईआरटी डाटा है लगभग 96 जूल पर मोल रहता है। तो ये हाईली एंडोथर्मिक रहता है, हाईली एंडोथर्मिक नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक्सोथर्मिक होना चाहिए, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके तो जो सेकंड पीरियड है, ये सेकंड पीरियड के तीनों एलिमेंट है, इनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या मिला? पॉजिटिव। जबकि पॉजिटिव नहीं मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए? नेगेटिव। तो नेगेटिव में मैं ऑर्डर बता देता हूँ आपको। सेकंड पीरियड में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर सबसे लोएस्ट, मतलब नेगेटिव में सबसे कम, पॉजिटिव में हाई हो सकता है। तो नियॉन का सबसे कम होता है इलेक्ट्रो एफिनिटी, नियॉन के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद नाइट्रोजन, देन आता है बोरॉन, देन आता है लिथियम, फिर आता है आपके कार्बन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ये सेकंड पीरियड का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर है।
लेफ्ट से राइट जाने पर अट्रैक्शन बढ़ेगा, वो भी बातें हैं। नॉन मेटल है तो उसमें इलेक्ट्रॉन लेने की पावर सबसे हाई होगी। एक इलेक्ट्रॉन लेके फ्लोरीन स्टेबल होगा तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए फ्लोरीन में अट्रैक्शन सबसे मैक्सिमम होगा। बोरॉन लिथियम में जानना, लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2s1, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब ये लेगा तो ये 2s2 बनाएगा, स्टेबल होगा, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन लिथियम का हाई रहेगा एज कम्पेयर टू बोरॉन। बोरॉन तो पहले से 2p1 है, 2p1 से 2p2 हो जाएगा तो कोई स्टेबल नहीं हो रहा इतना। तो ये ऑर्डर मिलता है सेकंड पीरियड वालों का। और थर्ड पीरियड में सबसे मिनिमम मिलता है आर्गन इनर्ट गैस, उसके बाद में मिलता है मैग्नीशियम, देन यहाँ पे हाफ फिल्ड वाला फॉस्फोरस नहीं मिलता, देन यहाँ पे जो मिलता है वो मिलता है एल्यूमिनियम, सोडियम, फिर मिलता है फॉस्फोरस, सिलिकॉन, सल्फर एंड क्लोरीन। ये ध्यान रखना, ये दोनों ऑर्डर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको 100% करता हूँ, अगर इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का क्वेश्चन आता है मैक्सिमम चांस में सेकंड पीरियड या थर्ड पीरियड में ही मिलता है। लिख के ले लो बोले कि यहाँ से क्वेश्चन मिल सकता है। ओके, नेक्स्ट, तो ये वेरिएशन रिलेशन बिटवीन आईपी एंड ई। तो आईपी तो आपको पता है सेकंड पीरियड का, आईपी लिथियम का सबसे कम, बेरिलियम का बोरॉन से हाई क्योंकि वो पेनिट्रेशन पावर, बोरॉन से तो कार्बन, नाइट्रोजन हाफ फिल्ड है तो ऑक्सीजन से हाई, फ्लोरीन और मैक्सिमम नियॉन। बट इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी में मैंने आपको अभी क्या बोला, इलेक्ट्रो एफिनिटी सबसे मिनिमम किसका, नियॉन, नियॉन के बाद बेरिलियम, देन नाइट्रोजन, देन बोरॉन, लिथियम, कार्बन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। और थर्ड पीरियड में ध्यान रखना कौन होता है, आर्गन, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, सोडियम, फॉस्फोरस। हाफ फिल्ड होता है स्टेबल, बट फॉस्फोरस में वैकेंट 3D भी होते हैं, जगह होने से थोड़ा सा अट्रैक्शन शो करता है एज कंपेयर टू मेटल्स। मेटल से ज़्यादा होता है, नॉन मेटल वालों से नहीं होता, सिलिकॉन और से कम ही होता है इसका। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी क्लोरीन, और सबसे मिनिमम होता है वो होता है नियॉन। जानना, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी मिनिमम मतलब मैक्सिमम एंडोथर्मिक होता है नियॉन का। इन ग्रुप में इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी जो है वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, बट थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट जो है उनका ग्रेटर देन होता है सेकंड पीरियड से, ये एक्सेप्शन रहता है। मतलब क्लोरीन का हाई मिलेगा आपको फ्लोरीन से, सल्फर का हाई मिलेगा ऑक्सीजन से, और फॉस्फोरस का हाई मिलेगा आपको नाइट्रोजन से। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हेलोजन जो है ना, हेलोजन उसमें इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसके अलावा ऑक्सीजन फैमिली में इसको ऐसे याद रखो क्या, सस्ती पियो, ये मैंने पहले भी बताया है आपको, यूट्यूब पे पहले भी मिल जाएगा ट्रिक के अकॉर्डिंग। सस्ती पियो ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन फैमिली में सबसे कम किसकी होती है, ऑक्सीजन की। होनी नहीं चाहिए बट होती है, क्योंकि ऑक्सीजन का साइज छोटा है, अराउंड न्यूक्लियस साइज छोटा होने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई लगता है, और हम ऐड जो कर रहे हैं वो भी इलेक्ट्रॉन ही ऐड कर रहे हैं, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को उतना अट्रैक्ट नहीं कर पाता जितना ये लोग कर पाते। ओके, नाइट्रोजन फैमिली में आपको बता दिया, इतना ही ध्यान रखना नीट बेसिस पे दो कि फॉस्फोरस का नाइट्रोजन से हाई रहता है। ओके, ये ध्यान रखना, दो एक्सेप्शन ये, तीसरा ये, और सेकंड पीरियड का पूरा ध्यान रखना, सेकंड पीरियड का ये ऑर्डर, और ये थर्ड पीरियड का। इतना इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी में अगर आपको याद है, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी में सेकंड पीरियड का पूरा ऑर्डर, थर्ड पीरियड का, हेलोजन का, ऑक्सीजन फैमिली का और नाइट्रोजन फैमिली का, तो मान के चलना उसमें से ही क्वेश्चंस आते हैं। ओके, एक ये पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ न्यूट्रल एटम। ये न्यूट्रल एटम था, इलेक्ट्रॉन लिया, इलेक्ट्रॉन लेता है तो वो प्रोसेस क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और उसने बनाया एनायन। उस दौरान जो एनर्जी रिलीज हो रही है इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, उसकी वैल्यू इक्वल होगी किसके,
इस x माइनस में से अगर इलेक्ट्रॉन निकाल दें, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या होगा, IP, x माइनस का IP जो होगा, x माइनस का IP वो इक्वल होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ x। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ x जो है वो इक्वल होता है IP ऑफ x माइनस। ये बात बस, इलेक्ट्रॉन के अंदर भी नेगेटिव होता है, IP आपके पॉजिटिव हो जाएगा, साइन चेंज होगा बट वैल्यू दोनों का बराबर होगा। नीचे भी लिखा IP ऑफ न्यूट्रल एटम, अगर न्यूट्रल एटम को आपने इलेक्ट्रॉन निकाला है x प्लस, उसको वापस इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो x बन जाएगा। तो IP ऑफ x आर इक्वल टू इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ऑफ x प्लस। तो बस वही है कि वैल्यू जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव में रहता है, बट ये ध्यान रखना है कि दोनों की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। IP पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव में होगा, एक एंडोथर्मिक है और एक एक्सोथर्मिक है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में आप इतना ही पढ़ लेना, इतना भी आपके लिए काफ़ी होगा। उसमें से बाहर क्वेश्चन आपको 100% नहीं मिलेगा अगर उतना आप करते हो तो। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होता है और ये कहाँ कहाँ यूज़ है, पूरी केमिस्ट्री में हर जगह इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आएगा। आप रेडॉक्स पढ़ते हो तो किस पे क्या चार्ज आ रहा है, वो EN पे डिपेंड करता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, वहाँ पे यूज आता है। तो EN क्या है, EN होता है जहाँ आपको क्या मिलेगा, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड मिलेगा। कोवेलेंट बॉन्ड अगर मिलता है तो आपको पता होगा कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे कि कार्बन की तरफ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन की वजह से यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज। तो किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड में पोलैरिटी, चार्ज पोलैरिटी, बॉन्ड पोलैरिटी, बॉन्ड पोलैरिटी को जो एक्सप्लेन करता है वो करता है इन दोनों एटम का रिलेटिव अट्रैक्शन। तो रिलेटिव अट्रैक्शन इन कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, या ऐसा बोलते हैं टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल। ओके, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डेफिनेशन, टेंडेंसी ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्डेड एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। जैसे मान लो HCl है, HCl में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। अभी 2 इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएगा, तो पीरियोडिक टेबल में आपको पता होगा इस तरह भी कर सकते हो, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जेड इफेक्टिव क्या होता है, इंक्रीज। तो राइट में कौन होता है, क्लोरीन होता है, हाइड्रोजन होता है लेफ्ट साइड फर्स्ट ग्रुप में। तो अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, तो अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव, यहाँ आएगा पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या है, चार्ज पोलैरिटी। तो पोलैरिटी डिपेंड करता है इनकी रिलेटिव अट्रैक्शन। रिलेटिव अट्रैक्शन किसके लिए, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ये जो अट्रैक्शन है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ये आइसोलेटेड में नहीं है, वो पीछे वाला जो था वो था आइसोलेटेड में, जो एटम किसी से बॉन्डेड नहीं होता। ये बॉन्डेड मॉलिक्यूल में शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो जिस तरफ अट्रैक्ट होगा उसमें नेगेटिव चार्ज आएगा, और जो डोनेट करेगा उस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव नेगेटिव आना मतलब आ रहा है उसमें पोलैरिटी। तो बॉन्ड पोलैरिटी को कौन बताता है, EN। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ AB में बी एक्सप्रेस्ड, ये भी है, प्लस माइनस किस वजह से है, EN डिफरेंस। ए का EN हाई है तो इस पर आएगा नेगेटिव, B पे क्योंकि A पे इलेक्ट्रॉन आएगा तो जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर क्या आता है, नेगेटिव, देगा उस पर क्या आएगा, पॉजिटिव, डिपेंडिंग ऑन देयर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ओके, EN के बारे में, EN की जो वैल्यू है वो पाउलिंग स्केल जो है उसके अकॉर्डिंग आया था। उसमें एक फॉर्मूला आता है EN का, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का, EN इक्वल टू IP प्लस EA बाय 5.6, या ऐसा भी बोल सकते हैं उसको
या ऐसा भी बोल सकते हैं उसको, यहाँ पे हम क्या कर लें, 2 मल्टीप्लाई 2.8, क्योंकि ये जो इतना वैल्यू होगा ना, ये इतना, ये जो आई पी प्लस ई ए बाई 2, ये एक साइंटिस्ट और था जिसका नाम था मुलिकन, उसने बोला था आई पी और ई ए का जो एवरेज होता है वो किसके इक्वल होगा, ई एन ऑफ एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट के ई एन के। जैसे उसने इस फॉर्मूले से जो ई एन निकाला, हाइड्रोजन का ई एन मिला 2.1, लिथियम का 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4। तो आप देख सकते हो ई एन एक ऐसा प्रॉपर्टी है, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। ये भी एक क्वेश्चन होता है, ऐसा कौन सा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है जो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता है पीरियड में, विदाउट एनी एक्सेप्शन, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। सोडियम का होता है 0.9, 1.2, 1.5, 1.8, फॉस्फोरस का 2.1, सल्फर का 2.58, क्लोरीन का 3.16, ब्रोमीन का होता है 2.8 और आयोडीन का होता है 2.5 और सीजियम का होता है 0.7। सबसे लोवेस्ट होता है सीजियम का, हाईएस्ट होता है फ्लोरीन का, मैक्सिमम होता है फ्लोरीन का और मिनिमम होता है सीजियम का। नोट कर सकते हो आप इस फॉर्मूले को भी। पाउलिंग के अकॉर्डिंग है ये, एटम जितना स्मॉल होगा उसका ईएन उतना हाई होगा। ये मुलिकन के अकॉर्डिंग और ये पाउलिंग के अकॉर्डिंग। कुछ भी याद नहीं रखना। देखो किसी की शुरुआत किससे होती है, 1 से, नंबर की मान लो, तो 1 में कितना इंक्रीज करना, 0.5, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4 और 1 से कम क्या होता है 0.9, 0.9, तो 0.9 फिर 0.8, लास्ट में सीजियम 0.7। सेकेंड पीरियड में आपको 0.5 बढ़ाना है, थर्ड पीरियड में आपको 0.3, 0.9 से 1.2, 0.3, 0.3, 0.3, 0.3, यहाँ पे भी लगभग 0.3 है। बस एक सल्फर से क्लोरीन जो है 0.6 है। तो ये तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब ई एन बी कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो ई एन बी एक क्या है, एट्रैक्शन है। तो एट्रैक्शन टॉप से बॉटम, पीरियोडिक टेबल में टॉप से बॉटम, जैसे अगर फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, टॉप से बॉटम जाएंगे। टॉप से बॉटम जाने पर नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा और एट्रैक्शन कम होगा। तो यहाँ पे फ्लोरीन का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। फ्लोरीन का वैल्यू कितना आता है, ईएन का 4, क्लोरीन का 3.16, ब्रोमीन का 2.8 और आयोडीन का 2.5। तो मैक्सिमम चांस में टॉप टू बॉटम डिक्रीज ही होता है। हैलोजन में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलिनियम। ऑक्सीजन का होता है 3.5 ईएन, सल्फर का 2.58, सेलेनियम का 2.55। ये 12th के एनसीईआरटी में लिख रखे हैं वैल्यू पी ब्लॉक में। 2.01, पॉलिंग का 1.76। नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन का 3, फॉस्फोरस का 2.1, आर्सेनिक का भी 2 और एंटीमनी जो है उसका 1.8, 1.9 और बिस्मथ का भी लगभग 1.9 के पास में होता है। जहाँ डिफरेंस 32 का आता है वहाँ बहुत पास में मिलता है, तो ये भी 1.9 के पास में रहता है। ओके, तो जनरली ऐसा होता है टॉप से बॉटम ई एन क्या होता है, डिक्रीज होता है। एक्सेप्शन है, 2 एक्सेप्शन है। बोरॉन फैमिली, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। बोरॉन का ई एन होता है 1.5 नहीं होता, 2 होता है।
एल्यूमिनियम का 1.5 होता है। यहाँ आता है कॉन्ट्रैक्शन, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, तो ये थोड़ा इंक्रीज होता है। कॉन्ट्रैक्शन आएगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, फिर यहाँ पे भी बढ़ेगा। और इंडियम थैलियम में या तो 49 या तो 81, 32 का जहाँ डिफरेंस है वहाँ लेंथन और कॉन्ट्रैक्शन का थोड़ा इफेक्ट पड़ता है, इस कारण से ये भी इंक्रीज होगा 1.8। तो बोरॉन से एल्यूमिनियम डिक्रीज हुआ है, बाकी कंटिन्यूसली इंक्रीज होता है। तो एक तो बोरॉन फैमिली में 13th ग्रुप, इसमें EN एक्सेप्शन होता है। एक कार्बन फैमिली में भी आप ध्यान रखना, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SN एंड PB। कार्बन का EN मिलता है 2.5, बाकी इन सभी का मिलता है 1.8। SN आता है 50 पे, ये आता है 82। 32 का डिफरेंस है, तो 32 का डिफरेंस जहाँ होगा वहाँ एट्रैक्शन बढ़ेगा, तो इसका मिलता है 1.9। तो कार्बन फैमिली में भी EN इंक्रीज होता है। ओके, तो ये आप ध्यान रखना, दो एक्सेप्शन, बोरॉन फैमिली एंड कार्बन फैमिली। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पीरियड में क्या होता है? इंक्रीज। जेफ, तो EN भी क्या होगा? इंक्रीज। मैंने शुरुआत से बताया था, ये आपके सामने पड़ा, देख लो। लिथियम टू फ्लोरीन कंटिन्यूसली इंक्रीज होता है, 1 से 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 0.9, 1.2, 1.5, 1.8, 2.1, 3.1। ओके, तो जेड इफेक्टिव के साथ एक ये पॉजिटिव चार्ज वाला भी एक क्वेश्चन देना एक बार आ रखा है, इसके अकॉर्डिंग आ रखा है। जीनॉन F2, जीनॉन F4 और जीनॉन F6, इनमें अभी आपको EN पूछ लिया जाए तो यहाँ जीनॉन पे चार्ज आएगा, आपको पता है, जीनॉन +2, यहाँ आएगा जीनॉन +4, जीनॉन +6। तो प्लस चार्ज बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो फिर अट्रैक्शन बढ़ेगा EN इन बॉन्डेड मॉलिक्यूल। वेरिएशन इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियड में इंक्रीज होगा, ग्रुप में डिक्रीज होगा। एक्सेप्शन मिलेगा बोरॉन फैमिली और कार्बन फैमिली। ओके, नेक्स्ट एप्लीकेशन। EN का एप्लीकेशन क्या होता है? EN का पीरियड में EN इंक्रीज होगा, तो EN इंक्रीज होगा तो लिथियम टू फ्लोरीन, फ्लोरीन पे आपने देखा होगा चार्ज क्या मिलता है? माइनस। लिथियम आपने चार्ज क्या देखा? प्लस। मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पर EN इंक्रीज हो रहा है। इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ रही है। जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो कौन होता है? नॉन मेटल्स, और जो इलेक्ट्रॉन देता है वो क्या होता है? मेटल्स। तो EN इंक्रीज होने के साथ साथ EN डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक, और इनवर्सली किसका होगा? मेटेलिक। ओके, तो ये आप बोल सकते हो। बॉन्ड एनर्जी डेल्टा EN के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डेल्टा EN के। जैसे आप एग्जांपल ये लेते हो HF, HCl, HBr और HI। जहां EN का डिफरेंस हाई होगा वहां पे दो एटम में नेगेटिव पॉजिटिव हाई आएगा, चार्ज हाई आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रांग बनेगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रांग है तो उसको तोड़ देंगे, एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा EN, ये आपको ध्यान रखना है। बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा EN, HF, HCl, HBr और HI। ओके, मतलब टॉप टू अगर बॉटम में जा रहे हैं, जैसे फ्लोरीन से आयोडीन, टॉप टू बॉटम EN कम, डेल्टा EN कम, डेल्टा EN कम, तो बॉन्ड एनर्जी भी डिक्रीज। तो ये हो जाएगा आपके डिक्रीजिंग ऑर्डर। नेक्स्ट EN का एक एप्लीकेशन ये भी है, EN से आप बॉन्ड लेंथ भी बता सकते हो हेट्रो एटॉमिक में। जैसे मान लो HCl है या HBr है, जो भी हेट्रोडाई एटॉमिक में न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस, बॉन्ड लेंथ, ये डिपेंड करता है A की रेडियस, B की रेडियस, और इनमें रिलेटिव अट्रैक्शन मतलब EN।
तो ये मिलेगा RA प्लस RB माइनस 0.09 डेल्टा EN। किसने बताया था ये? सुमेकर स्टीवेंसन इक्वेशन बोलते हैं इसको। तो ये बॉन्ड लेंथ के लिए होता है हेट्रोडाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में, हेट्रोडाई एटॉमिक। ओके, नेक्स्ट हेनरी एंड स्मिथ के अकॉर्डिंग EN से आप ये भी बता सकते हो कौन कंपाउंड आयोनिक है, कौन कोवलेंट है। तो एक फॉर्मूला है आयोनिक परसेंटेज का, अगर आप इस फॉर्मूला रखते हो या एक ये भी रख सकते हो कि यहाँ पे दो एलिमेंट में, जैसे मान लो कि अभी NaCl है, सोडियम और क्लोरीन, अगर डेल्टा EN जो है आपको गैलिस के अकॉर्डिंग तो ये था कि अगर दो एलिमेंट का अगर EN का डिफरेंस 1.7 से अगर ज़्यादा होगा तो वो आयोनिक होगा। हालांकि इस बात का एक्सेप्शन मिल गया था, इस बात का एक्सेप्शन मिलता है HF में फ्लोरीन का EN होता है 4, हाइड्रोजन का 2.1, डिफरेंस 1.9 मिला था, लेकिन फिर भी HF कोवलेंट होता है। जनरली अगर 1.7 से अगर ज़्यादा है तो आयोनिक मिलता है जनरली, बट हेनरी स्मिथ के अकॉर्डिंग तो आप मानते हो जिनका भी डिफरेंस 2.1 से ज़्यादा मिले, 2.1, तो वो तो आपको आयोनिक ही मिलेगा। उसमें आयोनिक परसेंटेज जो है वो 50% से ज़्यादा रहेंगे, 50% ज़्यादा रहेंगे मतलब वो आयोनिक रहेगा। डेल्टा EN, जैसे अगर मान लो कुछ कंपाउंड आप ले भी सकते हो, मान लो जैसे आपने BiF3 कर दिया, बिस्मत का EN ले लेना, बिस्मत का EN लगभग 1.8 ऐसा कुछ होगा। फ्लोरीन का कितना होता है? 2 होता है, फ्लोरीन का 4 होता है, 4 में से आप 1.8 को लेस करोगे लगभग 2.2 के पास आएगा। तो अगर 2.2 से अगर ज़्यादा आ रहा है 2.1 से, तो मतलब उसका आयोनिक परसेंटेज 50% से ज़्यादा ही आएगा। ओके, जब XA और XB इक्वल हो, जैसे H2 N2 O2 है ना, Cl2, तो फिर वो कंपाउंड क्या होंगे? नॉन पोलर। बॉन्ड पोलरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा EN। तो बॉन्ड पोलरिटी बोल दो, बॉन्ड एनर्जी भी आप बोल सकते हो डेल्टा EN के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो HF से HI सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का EN, फ्लोरीन में से 2.1, हाइड्रोजन का EN 2.1। तो जहाँ डेल्टा EN हाई मिलेगा, यहाँ डेल्टा EN कितना मिल रहा है? HF का डेल्टा EN मिलता है 1.9, HCl में 3.1 में से 2.1 गया, 1 बचा, 2.8 में से 2.1 गया, 0.7, और 2.5 में से 2.1 गया, 0.4। जहाँ आपका डेल्टा EN हाई है वहाँ बॉन्ड पोलरिटी मतलब उस मॉलिक्यूल पे प्लस माइनस हाई है। ओके, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी स्केल जो मैं अभी पीछे बोला था, मूल्यांकन के अकॉर्डिंग IP और EA का एवरेज, मूल्यांकन के अकॉर्डिंग तो IP प्लस EA बाई 2, पॉलिंग के अकॉर्डिंग है IP प्लस EA बाय 2 मल्टीप्लाई 2.8, इसलिए लिखा हुआ है ये इतना जो है IP प्लस EA बाई 2, ये तो हो गया XM अपॉन 2.8। पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग वो वैल्यू थी पीछे, फ्लोरीन की 4 जो भी अपन देते हैं। इसके अलावा एसिडिक एंड बेसिक नेचर के अकॉर्डिंग अगर हम EN का इसमें एप्लीकेशन है, जरूरत पड़ता है। हाइड्राइड का अगर हमें नेचर बताना है तो स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल अगर हाइड्राइड है मतलब जैसे HF HCl HBr HI, तो कौन ज़्यादा स्टेबल है? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। HF HCl HBr HI में स्टेबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, और बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? डेल्टा EN। ओके, एसिडिक स्ट्रेंथ हम बोलते हैं
HF से HI बनाते हैं टॉप से बॉटम, तो वहाँ हम देख रहे हैं साइज, साइज बढ़ने के साथ एसिडिक ऑर्डर बढ़ेगा। 5th A में भी ऐसा ही है। अगर हम टॉप से बॉटम जाते हैं, टॉप से बॉटम अगर हमें क्या देखना है, स्टेबिलिटी देखना है, तब तो बॉन्ड एनर्जी देखो, बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा EN। तो स्टेबिलिटी तो जो आएगी वो क्या आएगी, डिक्रीजिंग। बट अगर H+ ईजिली कौन दे रहा है, तो वो डिपेंड करेगा साइज पे। ग्रुप में हमेशा साइज देखते हैं। 5th A में भी ऐसा ही है। 5th ग्रुप में भी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीजेस, और एसिडिक ऑर्डर क्या होगा, इंक्रीजेस। ओके, नेक्स्ट, अलोंग अ पीरियड एसिडिक नेचर क्या होगा, इंक्रीज। शुरुआत में तो कौन है, मेटल्स है, तो मेटल के ऑक्साइड तो क्या होंगे, बेसिक, फिर आ जाएंगे एम्फोटेरिक, और ये आ जाएंगे एसिडिक। जैसे Li2O बेसिक, BeO एम्फोटेरिक, B2O3 एसिडिक, CO2 एसिडिक, N2O5 एसिडिक, फिर ऑक्सीजन तो आई है, फिर फ्लोरीन वाला भी एसिडिक। तो लेफ्ट से राइट जाने पर एसिडिक इंक्रीज और बेसिक डिक्रीजेज, बेसिक एम्फोटेरिक और एसिडिक। जैसे Na2O बेसिक, MgO बेसिक, Al2O3 एम्फोटेरिक, SiO2 एसिडिक, P2O5 एसिडिक, SO3 एसिडिक, Cl2O7 भी एसिडिक। तो एसिडिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज, बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज। और डाउन द ग्रुप जो होता है वो बेसिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज, बेसिक। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड एंड ऑक्सी एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ये कब होता है, ये बताता हूं आपको। जब ऐसा कुछ हो, देखो जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो, HClO4 है, HBrO4 है, HiO4 है। इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन का भी 7 है, ब्रोमीन का भी +7 है, और आयोडीन का भी +7 है। तो फिर आपको सेंट्रल एटम का EN देखना पड़ेगा। क्लोरीन का EN हाई है, तो EN हाई होगा, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ हाई रहेगा। तो HClO4, HBrO4 और HiO4। H3PO4, H3AS4 ये जो है, इसमें भी सबका चार्ज फॉस्फोरस में +5 +5 +5, तो यहां पे भी आप EN के अकॉर्डिंग कर सकते हो। नाइट्रोजन का +5 +5 +5, तो जहां आपका ऑक्सीडेशन स्टेट सिमिलर है वहां आप EN के अकॉर्डिंग कर सकते हो। फर्स्ट रो है HNO3 में नाइट्रोजन का चार्ज +5 है, H2CO3 में कार्बोनिक एसिड में +4 है, और H3BO3 में +3 है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। HNO3 सबसे ज़्यादा, नाइट्रिक, कार्बोनिक, देन ऑर्थोबोरिक एसिड। फिर यहाँ पे भी SO3, SCO3 और TO3 क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग EN के अकॉर्डिंग, HOF, HOCl, HOBr, HOI, और यहाँ पे भी EN के अकॉर्डिंग। ऑक्सीडेशन स्टेट जहाँ पे सिमिलर है वहाँ फिर आप EN के अकॉर्डिंग कर सकते हो। B2O3 में +3, CO2 में +4, N2 +5, तो EN बोल दो चाहे ऑक्सीडेशन स्टेट बोल दो। तो ये EN के जो है वो क्या थे, एप्लीकेशन। तो EN बोल दो, या फिर आप बोल सकते हो क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर। तो ये था EN का एप्लीकेशन। EN क्या है, इलेक्ट्रो एफिनिटी क्या है, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। अगर ये आप 40 मिनट्स यूज करते हो तो इस साल आपका नीट का क्वेश्चन यहीं से ही आपको मिलेगा। तो जुड़े रहिए आर्म्स एकेडमी के साथ। थैंक यू सो मच।